हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा ये हमारी एमसीक्यू एसेशन रीजनिंग और केस बेस्ड स्टडी सीरीज की एक नई वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर सेकंड, जो कि आपका क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। इससे रिलेटेड जो भी आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज एसेशन रीजनिंग और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो बेटा, पहले हम करेंगे एमसीक्यूज वाला पार्ट। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट एक्स वाई जेड इज गिवन बाय v इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4। में जो हमें पोटेंशियल है वो बेसिकली हमें तीनों कोऑर्डिनेट्स में गिवन है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4। द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट दैट पॉइंट, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो देखो बेटा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, ई इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर विच इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं इसको। और जो आर होता है, आर हमारा होता है बेटा पोजीशन वेक्टर, जिसकी वैल्यू है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। मतलब ये जो है तीनों कोऑर्डिनेट्स में है, तीनों एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में भी, वाई में भी और जेड में भी। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, जो पोटेंशियल है हमारा उसे हमें डिफरेंशिएट कर देना है एक्स वाई और जेड की फॉर्म में। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ, एक बार v का हम x के रेस्पेक्ट में कर देंगे, एक बार हम डी बाई डी वाई v का y के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, एक बार हम z के रेस्पेक्ट में कर देंगे पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आप देखो फटाफट से जरा। यदि मैं यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ v लिख लेता हूँ पहले, v की वैल्यू हमारे पास गिवन है ये ऑलरेडी एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स जेड क्यूब प्लस 4। एक बार हमें करना है y के रेस्पेक्ट में डी बाई डी वाई, तो ये हो जाएगा फिर से यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4। फिर हमें करना है बेटा जेड के रेस्पेक्ट में डी बाई डी जेड माइनस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4। फटाफट से आप इसे डिफरेंशिएट मार लीजिए। देखो, यदि मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूँ तो बेटा आपको पता है, देखो जो y है वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो y तो हमारे पास माइनस टर्म बाहर है ही, y हमारा कांस्टेंट आ गया। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ 2x, तो ये बन गया बेटा माइनस ऑफ 2x। अब हम कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हम i लगा देंगे। अगली बात पे आते हैं, देखो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जेड क्यूब इस बार हमारा जो है कांस्टेंट हो गया, और डी बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है 1, तो ये हमारा आ गया यहाँ पे प्लस 4 की जगह क्या हो जाएगा, 4 तो कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया 0। तो ये तो बेटा 0 हो गया, वो वाला पार्ट मैंने छोड़ दिया। अगली बात पे आओ, y का करेंगे अब इस बार डी बाई डी वाई ना। यहाँ पे देखो इस बार एक्स स्क्वायर हमारा वो हो जाएगा कांस्टेंट, y हमारा 1 हो गया, ये j के रेस्पेक्ट में है। यहाँ पे इस बार ये पूरा का पूरा ही कांस्टेंट है, देखो y के रेस्पेक्ट में करना था तो 0 हो गया इसका, और 4 का भी 0, तो ये हमारा y वाला पार्ट आ गया। प्लस इस बार हम करेंगे किसका, z के रेस्पेक्ट में, तो इस बार ये कांस्टेंट बन गया, ये कांस्टेंट बन गया, और ये आ गया माइनस का x, इसका हो जाएगा बेटा 3 इंटू जेड स्क्वायर, ये हमारा k कैप आ गया। भाई इसे सिंप्लीफाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा ये हो गया माइनस का 2xy आई कैप माइनस का जेड क्यूब आई कैप प्लस, सॉरी माइनस ही है यहाँ पे भी, एक्स स्क्वायर जे कैप और माइनस का 3x जेड स्क्वायर के कैप। इसे आप जो है माइनस साइन को भी अंदर खोल दीजिए, तो जो आपका आंसर आएगा आप चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। माइनस खोलोगे तो बेटा देखो 2xy प्लस जेड क्यूब, ये तीनों दोनों जो है आई की टर्म आ गई, ये हो गया प्लस का एक्स स्क्वायर जे कैप, और ये भी आपका प्लस का 3x जेड स्क्वायर के कैप। अब आप चेक कर सकते हैं कौन सा आपका आंसर है। देखो बेटा फोर्थ पार्ट इसका आंसर है। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, इफ 343 ड्रॉपलेट्स ईच ऑफ चार्ज q एंड रेडियस r कंबाइंड टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप। आपके पास जो है 343 ड्रॉपलेट्स है और हर किसी का एक चार्ज q है और हर किसी की रेडियस का है बेटा r है। सारी ड्रॉप मिलके एक बड़ी ड्रॉप बना देती है। देन द पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप एज कंपेयर टू स्मॉल ड्रॉप। तो आपको पता है, देखो स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, आपको पता है फॉर्मूला होता है बेटा k क्यू बाई r। तो स्मॉल ड्रॉप वाले केस में तो नॉर्मल यही बन गया हमारा स्मॉल का पोटेंशियल k क्यू बाई r, क्योंकि चार्ज क्या है, एक सिंगल चार्ज है q और r है रेडियस। लेकिन इस बार जब उसने बड़ी ड्रॉप बना दी, इसको बड़ी ड्रॉप बनाते मान लेते हैं बड़ी की रेडियस कितनी होगी बेटा r होगी, तो इसका यहाँ पे आप वॉल्यूम कंपेयर कर दो पहले, क्योंकि आपको रेडियस मिल जाएगी। 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू, कितने ड्रॉप थी 343 ड्रॉप्स ना, इंटू एक का वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब।
ये कैंसिल आउट हो गया। तो बेटा हमारे पास जो है आर क्यूब इजकल टू आ गया 343 स्मॉल आर क्यूब। यहाँ से यदि मैं इसे सिंप्लीफाई कर लूँ तो बेटा आर की जो वैल्यू आ गई हमारे पास, इधर तो आर क्यूब है, इधर मैं लिख सकता हूँ 7r का होल क्यूब। तो मेरे पास जो आर आया वो आ गया 7 इंटू आर। मतलब जो बड़ी आपकी बॉल बनी है उसकी जो ड्रॉप की रेडियस है वो पहले वाली रेडियस की कितनी है, 7 टाइम्स है। तो आपको रेडियस मिल गई। अब आप सीधा उसका पोटेंशियल निकाल लो। तो बिग ड्रॉप का जो पोटेंशियल बनेगा वो बेसिकली क्या होता है, के क्यू बाई आर होता है। लेकिन चार्ज कितना हो जाएगा, देखो सोच के देखो बेटा, छोटी ड्रॉप का चार्ज था स्मॉल क्यू, और चार्ज तो जो है यदि आप इकट्ठी सारी बॉलों को जोड़ रहे हो तो चार्ज भी ऐड हो जाएगा। तो बेटा टोटल चार्ज कितना हो गया, 343 क्यू हो गया इसका बड़े वाले ड्रॉप का, डिवाइड बाय आर आपको पता ही है, आर इंटू आर है, ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। तो बेटा ये आ गया 49 के क्यू अपॉन आर। अब आप दोनों का यहाँ से रेशियो निकाल दो बस। तो वी बिग, बिग ड्रॉप डिवाइड बाय वी स्मॉल, पोटेंशियल ऑफ स्मॉल वाला, तो ये आ जाएगा 49 के क्यू बाई आर, डिवाइड में आ गया बेटा के क्यू बाई आर, ये पूरा कैंसिल आउट हुआ। तो ये आ गया 49। इसका मतलब क्या होगा कि जो नई ड्रॉप का जो पोटेंशियल है वो क्या है बेटा, 49 टाइम्स होगा स्मॉल ड्रॉप का। आप देख लो आंसर कौन सा है, तो 49 टाइम्स हो जाएगा आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। A parallel plate capacitor is charged to V volt by a battery. The battery is disconnected and the separation between the plate is half. देखो आपको पता है कि आपने बैटरी लगा रखी थी और बैटरी को बाद में हटा दिया गया है, तो वो सेपरेशन क्या कर दी गई है, दोनों प्लेट्स के बीच की जो है आधी कर दी गई है। मान लो पहले डी थी, अब हो गई डी डैश, कितनी हो गई, डी बाई 2। तो आपको बताना है कि न्यू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर क्या होगा। देखो बेटा आपको पता है पहले पोटेंशियल क्या था, Q इजकल टू सी भी था, तो C इजकल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन सी। पहले तो पोटेंशियल ये था जब आपका चार्ज Q है और कैपेसिटेंस कितना है, C है आपका। और कैपेसिटेंस होता क्या है, एक बार बताओ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है कैपेसिटर का, वो होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। जैसे ही आपने यहाँ पे सेपरेशन हाफ की है तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो सी डैश बना नया वो क्या बनेगा, एप्सिलॉन नॉट ए, डी हो गया बेटा डी बाई 2, तो ये घूम के ऊपर चला गया, तो 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। मतलब जो आपका कैपेसिटेंस है वो कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया पहले वाले का ना। तो नए वाला पोटेंशियल निकाल लेते हैं, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, क्यू अपॉन सी डैश मान लेते हैं इसको, क्योंकि चार्ज तो चेंज होगा ही नहीं भाई। तो चार्ज हमारे पास कितना था, सी भी था पहले से ये रहा, और सी डैश हमारा कितना आ गया, 2 इंटू सी हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो गया, v बाई 2। तो जो नया पोटेंशियल है वो कितना आ गया, v बाई 2। मतलब कहने का क्या है कि जैसे ही आपने जो है यदि आप सेपरेशन बढ़ा देते हैं, मतलब सेपरेशन घटा देते हैं, तो आपका जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कितना हो गया बेटा, v बाई 2। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे लिखा हुआ है, द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड v विद r एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विद r। मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में वेरिएशन गिवन है आपको ना, तो आपको बताना है कि कौन सा जो है सही ग्राफ है। देखो बेटा आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक सिंगल चार्ज की वजह से वो कितना होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है बच्चे वो होता है के क्यू बाई आर। तो आपको दोनों चीजों से देख के लग रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे तो क्या है, आर स्क्वायर पे इनवर्सली है, और जो पोटेंशियल है वो होता है 1 अपॉन आर। तो जो आर स्क्वायर का ग्राफ है वो थोड़ा सा शार्प गिरेगा एज कंपेयर टू आर के। तो देखो जो पोटेंशियल का ग्राफ बनेगा, यदि मैं इसी में पोटेंशियल का ग्राफ अलग से बनाऊं तो बेटा ग्राफ ऐसे ऐसे जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जरूर बनेगा दोनों केसेस में, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसे जाएगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ग्राफ बनेगा वो एकदम शार्प गिरेगा ऐसे यहाँ से ना। तो अब दोनों ग्राफों को एक ही में कंबाइन करना है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ये हो गया, पोटेंशियल वाला ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आओ। A hollow metal sphere of radius 10 centimeter is charged such that the potential on its surface become 80 volt। अब ये बोल रहे हैं कि आपके पास एक मेटल स्फीयर है जिसको जो है, जिसकी रेडियस कितनी है बेटा, हमारे पास रेडियस है 10 सेंटीमीटर, और इसका जो पोटेंशियल है सरफेस पे वो कितना है, 80 वोल्ट है। ओके, आपको एक बात पता हो कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो जो है पूरे सरफेस पे जो है सेम होता है, चाहे वो अंदर हो चाहे सरफेस तक ना, सेंटर पे भी सेम रहेगा। अब पूरे पे पोटेंशियल कितना रहेगा, 80 वोल्ट रहेगा। आपसे पूछा क्या है, द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द, इसका मतलब ये तो डायरेक्ट आंसर है बेटा 80 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अंदर 0 होती है और पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो इस चीज को ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे आओ फटाफट से। A charge spherical conductor of radius 10 centimeter has a potential V at a point distance 5 centimeter। ठीक है,
ये बोल रहे हैं कि आपके पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस है बेटा 10 सेंटीमीटर। ओके, हैज ए पोटेंशियल V एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर जो सेंटर से देखा जाए तो यहाँ इसका पोटेंशियल कितना है, V है। इसका मतलब कि यदि मैं सरफेस पे देखूंगा तो ऑन सरफेस भी पोटेंशियल कितना होगा, V रहेगा, क्योंकि सेंटर से लेके सरफेस तक पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो ऑन सरफेस पोटेंशियल कितना है बेटा, V है हमारे पास, ठीक है, ये हमें गिवन है। देन द पोटेंशियल एट ए पॉइंट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। अब सेंटर से 15 सेंटीमीटर दूर आपका ये स्फेयर है, ये 10 सेंटीमीटर है, यहाँ मतलब सेंटर से 15 कितना हो जाएगा, ये 5 और ऐड कर दो तो पूरा टोटल यहाँ पूछ रहा है इस पॉइंट P पे पोटेंशियल क्या होगा। तो देखो आपने पढ़ रखा है कि यार सिंगल चार्ज का जो पोटेंशियल होता है बेसिकली वो होता है बेटा K क्यू बाई R। तो पहले वाले केस में पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इस सरफेस पे देखूं K क्यू बाई 10। यदि मैं यहाँ पे 15 सेंटीमीटर पे देखूं तो दिस विल बी K क्यू बाई 15। दोनों को डिवाइड मार दो, ये V डैश मान लो, ये तो कैंसिल आउट हुआ, तो V अपॉन V डैश जो है हमारे पास वो आ गया बेटा 15 अपॉन में 10, तो 5 से कट जाएगा, 5 3 जा 5 2 जा, तो जो नया पोटेंशियल आया हमारे पास वो आ गया 2V अपॉन में 3। तो ये आपका आंसर है, चेक कर लीजिए। तो 2/3V पहला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन पे आओ। अ डाइपोल इज प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको बताओ बेटा, ये होता है माइनस का PE कोस थीटा। यदि आपके पास दो एंगल है कि आपने जो है एंगल में किसी में उसमें डाइवर्ट किया है, किसी एंगल पे डाइपोल को रखा था फिर उसमें डिस्प्लेस कर दिया, तो बेटा यही फॉर्मूला हमारा हो जाता है माइनस का PE cos ऑफ थीटा 2 माइनस cos ऑफ थीटा 1, ये फॉर्मूला बन जाता है। यहाँ बेसिकली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। आपसे पूछा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है U वो मिनिमम होगी कब, किस एंगल पे होगी। देखो बेटा मिनिमम का मतलब होता है जहाँ कोस की वैल्यू मिनिमम होगी, और कोस की वैल्यू मिनिमम कहाँ पे होती है सॉरी, कोस की वैल्यू बेटा मैक्सिमम कहाँ पे होती है, कोस की वैल्यू मैक्सिमम होगी 0 डिग्री पे ना, क्योंकि कोस जितना मैक्सिमम होगा उतना यहाँ नेगेटिव वैल्यू है ना, तो इसलिए उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पोटेंशियल की मिनिमम हो जाएगी। तो कोस 0 पे कितना होता है आपका 1 होता है, तो यू हमारा क्या आ जाएगा माइनस का PE। क्योंकि देखो यदि मैं कोस थीटा की वैल्यू जो है 90 पुट अप करता हूँ तो कोस 0 हो जाएगा, और तो यू हमारा कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। यदि मैं कोस की वैल्यू बेटा 180 डिग्री पुट करता हूँ थीटा की वैल्यू ना, तो 180 पुट करते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का PE इंटू ये आ गया माइनस का 1, क्योंकि कोस 180 कितना होता है -1, दिस विल बी प्लस का PE। तो आप देखो 180 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, प्लस का PE है, 0 डिग्री 90 डिग्री पे कितनी है, 0 है, और 0 डिग्री पे कितनी है, माइनस का PE। तो आप देख सकते हैं मिनिमम वैल्यू कहाँ पर है, -1। कब है, जब थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री है। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ। अ डाइपोल इज प्लेस पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इफ W इज द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय 60 डिग्री। देखो पहला ये सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है ऊपर ना फॉर्मूला, इसी पे बेस क्वेश्चन है बेटा। ये यहाँ लिखा है कि जो डाइपोल है वो इनिशियली पैरेलल है, इसका मतलब थीटा 1 की वैल्यू आपके पास क्या है, 0 डिग्री है। फिर आपने डाइपोल को डिस्प्लेस कर दिया कितना, 60 डिग्री, तो थीटा 2 आपको मिल गया। और बोला गया है कि जो वर्क डन है वो कितना होता है, W होता है। तो आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा बेसिकली माइनस का PE, जो मैंने ऊपर लिखा था कोस थीटा 2 माइनस का कोस थीटा 1। इसे मैं प्लस कर लेता हूँ, ये बन गया PE, ये प्लस का बन जाएगा कोस थीटा 1 माइनस का कोस थीटा 2। यहाँ वैल्यू पुटअप कर दो तो W इजकल टू हमारे पास आ गया PE कोस थीटा 1 कितना है बेटा, कोस 0 माइनस का कोस 60 डिग्री, और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये बन गया हमारे पास बच्चे PE कोस 0 1 माइनस कोस 60 कितना होता है, कोस 60 होता है साइन 30 मतलब 1/2। तो बेटा ये आ गया 1 माइनस हाफ, हाफ बच गया, तो दिस विल बी PE अपॉन में 2। तो यदि मैं यहाँ से PE की वैल्यू निकाल लूँ जो कि हम आगे यूज आएगी हमारे, दिस विल बी 2W। ये हमारे पास पहले इक्वेशन से आ गया। पूछा देन द वर्क डन इन रोटेटिंग इट बाय द 180 डिग्री। तो यदि मैं अब डाइपोल को दोबारा से 180 डिग्री चेंज कर दूं, इस बार थीटा 2 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 180 डिग्री हो गई। तो फिर से आप वर्क के फॉर्मूले में निकाल लो, तो W डैश कितना आ जाएगा, PE। देखो कोस थीटा 1 तो 0 ही है, तो कोस 0 की वैल्यू 1 माइनस कोस थीटा 2 कितना हो जाएगा, कोस 180 डिग्री। तो बेटा कोस 180 वैल्यू होती है -1, तो दिस विल बी PE 1 माइनस -1, तो ये बन गया 2PE। और PE की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ W हमने निकाल रखी है, PE होता है हमारे पास 2W, तो दिस विल बी बेटा 4 into W। तो जो हमारे पास वर्क डन आया वो कितना आ गया, 4 टाइम्स ऑफ पहले वाले का। अगले क्वेश्चन पे आओ फटाफट से। एक क्यूब ऑफ साइड x
हैज चार्ज क्यू एट ईच ऑफ इट्स वर्टेक्स ना। एक क्यूब है आपके पास जिसकी साइड एक्स है और उसके जो है हर कोने पे चार्ज रखा हुआ है कितना क्यू। जैसे मान लो मेरे पास ये क्यूब है, इसका बेटा आपको पता है कितने वर्टेक्स होते हैं, 8 कोने होते हैं इसके ना। तो 8 चार्ज रखे हैं बेसिकली ना, हर कोने पे एक चार्ज रखा है क्यों, और इसकी साइड है बच्चा कितनी एक्स ना। आपसे पूछा है द पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज एरे एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। देखो सेंटर पे जो है आपको पहले इसका डायगोनल निकालना पड़ेगा। आपको पता होगा कि जो डायगोनल ऑफ द क्यूब होता है, डायगोनल ऑफ क्यूब, देखना मैं डायगोनल क्यों निकाल रहा हूँ, आप समझ में आ जाएगा बेटा। ये होता था a√3 और यहाँ पे a की वैल्यू साइड कितनी गिवन है x, तो दिस विल बी x√3। तो ये हमारे पास पूरी साइड आ गई ना। क्योंकि मैं सेंटर से हमें निकालना है तो हर चार्ज जो है सेंटर से कितनी दूरी पर रहेगा, जो भी आपका डायगोनल है उसका आधा। तो हमारे पास जो r की वैल्यू आ जाएगी सेंटर से हर चार्ज की सेपरेशन, दिस विल बी x√3/2 हो जाएगा बेटा। इसलिए मैंने डायगोनल निकाला यहाँ पे। अब अगली बात पे आओ, इसमें आपको आठों चार्ज की वजह से बताना है। तो एक सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या बन जाएगा, के क्यू बाई आर होता है। तो यहाँ पे पुटअप कर दो के क्यू अपॉन में आर, आर की वैल्यू है बेटा x√3/2। तो ये घूम के बच्चे ऊपर चला जाएगा, ये हो गया 2k/x√3। अगली बात पे आओ, अब चार्ज कितने हैं आपके पास, 8 चार्ज है आपके ना। तो आठों की वजह से कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा। इसी को आप सीधा 8 टाइम कर दीजिए। तो यदि मैं इसको 8 टाइम्स कर दूंगा बेटा, तो ये हो गया 8 इंटू 2k डिवाइड में x√3। अब देखो के में एक्सप्रेशन में आंसर नहीं है, इसलिए के को चेंज कर दो। तो ये हो गया बेटा 16 इंटू के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4πε0। तो ये हो गया q/x√3। कैंसिल आउट कर दो 4 से 4, तो बेटा ये आ गया 4q डिवाइड बाई √3x πε0। अब चेक करो कौन सा आंसर है। तो 4q ये वाला आंसर है बेटा इसका मतलब। अगले क्वेश्चन पे आओ, लिखा है यहाँ पे द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। कहाँ गया क्वेश्चन बेटा, ये रहा। लिखा है बेटा कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन ए सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज 100 वोल्ट। ठीक है, आपके एक कंडक्टिंग स्फीयर है, उस पे जो पोटेंशियल है सरफेस वो कितना है 100 वोल्ट है। टू स्टेटमेंट्स आर मेड इन दिस रिगार्ड। ओके, नंबर 1 S1 स्टेटमेंट क्या बोल रही है, एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंटेंसिटी इज 0। ये बात सही है भाई, क्योंकि आपको पता है कि इनसाइड द स्फीयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि भाई पोटेंशियल जो है वो सेम होता है। एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 100। ये भी बात सही है कि जो पोटेंशियल है वो कितना है 100 रहेगा किसी भी पॉइंट पे, क्योंकि भाई स्फीयर से बाहर निकलेंगे तो पोटेंशियल में चेंज आएगा, अदरवाइज अंदर हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है बेटा, सेम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको बताना है दोनों में से कौन सी ठीक है। तो जब देखो भाई दोनों ठीक लग रही है तो पहला ऑप्शन है S1 इज ट्रू, बट ये तो गलत है। S1 एंड S2 और फॉल्स, ये भी गलत है बेटा। S1 इज ट्रू, S2 इज ट्रू एंड S1 इज द कॉज ऑफ S2, ये सही बात है। देखो क्योंकि आपको पता है कि भाई S2 की वजह से ही जो S1 है, और दोनों चीजें सही है, तो इसका मतलब आपका थर्ड ऑप्शन है आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आओ बेटा, लिखा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज Q और माइनस Q। आपके पास एक डाइपोल है, ये एक तरफ माइनस Q है बेटा, एक तरफ आपके पास प्लस Q है। आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस L, जो है L सेपरेशन है दोनों के बीच की। इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल का मतलब है थीटा की वैल्यू कितनी होगी आपकी बेटा 0 डिग्री। ये आपने पढ़ रखा होगा, थीटा 0 पे होता है स्टेबल और थीटा 180 डिग्री पे होता है बेटा क्या, अनस्टेबल। इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो आपको पता है बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस का पी ई कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 0 यहाँ पे, तो कोस 0 1 हो जाएगा। तो ये बन गया माइनस का P इंटू ई। अब P की वैल्यू पुटअप कर दो। P आपको पता होगा डाइपोल मोमेंट होता है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, वन ऑफ द टू चार्ज, कोई भी एक चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। यहाँ सेपरेशन कितनी है L है, तो ये बन गया बेटा माइनस का Q इंटू एल इंटू ई। आप चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, सी आंसर है माइनस का Q इंटू एल इंटू ई। अगले क्वेश्चन पे आओ, इफ टू कंडक्टिंग स्फीयर है सेपरेटेड चार्ज एंड देन बोट इन कॉन्टेक्ट। देखो ये हो गया बेटा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज वाला कंसेप्ट। मैं बता देता हूँ हल्का सा ये क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये क्या बोलता है कि मान लो आपके पास दो कंडक्टिंग स्फीयर है और दोनों पे चार्ज अलग अलग है। एक पे चार्ज है Q1, दूसरे पे चार्ज है बेटा Q2। एक का पोटेंशियल है बच्चे V1, एक का पोटेंशियल है V2। इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका कैपेसिटेंस है बेटा C2।
यदि आप दोनों को जो है आपस में जो एक वायरिंग, एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं, तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि दोनों में जो है चार्ज का फ्लो तब तक होता है जब तक कि दोनों का एक कॉमन नेट पोटेंशियल ना आ जाए, जिसकी वैल्यू आती है C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो दोनों में जो है चार्ज का फ्लो कब तक होगा, जब तक बेटा दोनों में एक कॉमन पोटेंशियल नहीं आ जाता। जहां का पोटेंशियल ज्यादा होगा, मान लो V1 का पोटेंशियल ज्यादा है एज कम्पेयर टू V2 के, तो यहाँ से आपका जो चार्ज है यहाँ फ्लो होगा। कब तक होगा, जब तक कि एक कॉमन पोटेंशियल ना आ जाए। तो इसका मतलब दोनों में क्या होता है, जो नेट चार्ज होता है वो Q1 प्लस Q2 रहता है, मतलब चार्ज कंजर्वेशन फॉलो करता है। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या है। इफ टू कंडक्टिंग स्फीयर आर सेपरेटली चार्ज, देखो ये जो गिवन है आपके, एंड देन बोट इन कॉन्टेक्ट, दोनों को आपस में पास लाया गया, तो फर्स्ट थिंग इज टोटल एनर्जी ऑफ द टू स्फीयर इज कंजर्व। ओके, टोटल चार्ज ऑन द टू स्फीयर, देखो ये वाला ऑप्शन है, इसका मतलब बी। ये पूछ रहा है कि दोनों में जो है कौन सा कंसेप्ट सही होगा, तो इसका मतलब क्या है, दोनों का जो चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आओ। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज इफ द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट। अब क्या किया है, आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बेटा, मान लो आपके पास ये कैपेसिटर है जिसके बीच की सेपरेशन डी है, इनका जो कैपेसिटेंस है वो होता है बेटा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। प्लेट का एरिया मान लो ए है, ठीक है, ऐसे है। इसे आपने फुल्ली चार्ज कर लिया इफ द प्लेट आर पुल्ड अपार्ट। अब आपने क्या करा, प्लेट को दूर दूर कर दिया, इसका मतलब आपने डी बढ़ा दिया है। तो बेटा डी बढ़ाते ही पहली बात तो क्या होगा, कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा, ये आपको फॉर्मूले से नजर आ रहा होगा ना। जैसे ही आप सेपरेशन को इंक्रीज करेंगे, ये आगे भी आएगा, तो क्या होगा, कैपेसिटेंस बेटा क्या होता है, घट जाता है, ध्यान रखना। बात करते हैं पोटेंशियल की, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, ये तो गलत लाइन है भाई, कैपेसिटेंस तो घट रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस। अब पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। आपको पता है क्यू और वी में क्या रिलेशन होता है, या फिर आप सीधा रिलेशन निकाल लो, कहां से, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले से। आपको पता है ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, डीवी अपॉन में एल, या फिर डी आती है डीवी अपॉन डी आर होता है ना। आपको वी निकालना है तो क्या हो जाएगा, ई इंटू डी हो जाएगा। यदि आपका डी बढ़ा है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली आपका पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाली लाइन सही है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस। अगले क्वेश्चन पे आओ फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, when we say a parallel plate capacitor with the charge q। आपके पास अब क्या है, एक, यदि हम जैसे जनरल लाइफ में बोलते हैं कि आपका एक कैपेसिटर है जिसपे चार्ज q है, इट मीन्स क्या है, दोनों प्लेटों पे चार्ज क्या होता है, एक पे प्लस का q होता है और दूसरे पे माइनस q होता है। ऐसा नहीं है कि नेट चार्ज q है, इसका मतलब होता है कि दोनों पे जो है एक पे प्लस और एक पे माइनस चार्ज q है, ठीक है। मैं बोलता कि कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, Q/2 है, इट मीन्स क्या है कि एक पे बेटा प्लस का Q/2 है तो दूसरे पे क्या है, माइनस का Q/2 है। ये मत समझना कि टोटल चार्ज को आधा आधा कर देंगे आप, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ। एन एयर कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी, द इफेक्ट फिलिंग द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स विद डाइलेक्ट्रिक इंक्रीजेस। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ यहाँ पे ना, इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ, आप इसको याद रखना है। आपको एक टेबल सिखाता हूँ अभी यहाँ पे, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, इससे क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। जैसे आपके पास मान लो बेटा आपके पास एक कैपेसिटर है, यही कैपेसिटर सपोज करो आपके पास क्यू और माइनस क्यू वाला ना। आपने क्या काम करा, इसको फुल्ली चार्ज कर दिया, आपने इसको बैटरी से लगा दिया, ये आपकी की है, V वोल्ट की बैटरी है। जैसे आप इसको फुल्ली चार्ज कर देते हैं तो आप ऑब्जर्व करते हैं, मान लो इसमें टोटल चार्ज आ गया क्यू, इसका कैपेसिटेंस C हो गया, इसका बेटा पोटेंशियल हो गया V, इसकी एनर्जी हो गई E, या इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E, और जो एनर्जी हो गई मान लो वो हो गई U ना। तो ये मैक्सिमम आपके पास ये गिवन है, ठीक है ना। अब आप क्या काम करते हैं कि आपको इन चारों पांचों चीजों पे फर्क बताना है, कब, यदि मैं इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल देता हूं तो। अब मैंने यहाँ क्या काम करा, K जो है एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, उस डाइलेक्ट्रिक को पुटअप कर दिया यहाँ पे ना। तो यहाँ पे मैं दो केस बना रहा हूँ कि पहला केस तो ये है कि यदि आपने डाइलेक्ट्रिक पुटअप किया है और जो बैटरी है वो कनेक्टेड है तो बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, बैटरी को आपने नहीं हटाया, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, बैटरी आपकी लगी हुई है। एक केस पढ़ेंगे बैटरी जो है आपने क्या काम करा, डिसकनेक्ट कर दिया है, ठीक है बेटा। तो हमें सारी चीजों पे फर्क बताना है, क्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, कैपेसिटेंस पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या होगा, पोटेंशियल पे क्या होगा और एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो मैं आपको एक बात समझाता हूँ, यहाँ पे समझना, इस टेबल को आप अच्छे से याद कर लेना टेबल को बेटा, क्योंकि देखो जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट रहेगी आपकी, बैटरी कनेक्ट होने का मतलब है कि कंटिन्यूसली आपका पोटेंशियल जाता रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल में कमी नहीं आएगी। यदि पोटेंशियल में कमी नहीं आएगी तो बेटा पहली बात तो पोटेंशियल सेम रहेगा, ये आपका रिमेन्स कांस्टेंट। यदि पोटेंशियल सेम रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो बेटा ये भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। आपका पहले V था और इलेक्ट्रिक फील्ड E था, अभी भी V और E ही रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप
डाइलेक्ट्रिक पुटअप करते हैं, आपको पता है कैपेसिटेंस तो के टाइम्स हो जाता है, तो ये तो बेटा के टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला सुना होगा जो कैपेसिटेंस होता है वो बेटा के टाइम्स हो जाता है इनिशियल कैपेसिटेंस की। तो ये तो हमारा बढ़ गया। जैसे ही हमारा चार्ज कैपेसिटेंस बढ़ा, उसी रेशियो में आपका चार्ज भी बढ़ जाएगा, क्योंकि क्यू क्या होता है, क्यू इक्वल टू सी वी होता है। तो यदि सी वी तो कांस्टेंट है, तो सी बढ़ गया तो इसका मतलब क्यू भी बढ़ जाएगा, तो बेटा चार्ज भी क्या हो गया, के टाइम्स हो गया। यदि चार्ज बढ़ गया तो बेटा एनर्जी भी बढ़ जाएगी, तो ध्यान रखना एनर्जी भी आपकी क्या हो जाएगी, के टाइम्स। तो जैसे ही आपने क्या काम करा है, जैसे ही आपने बैटरी को लगाए रखा और डाइलेक्ट्रिक पुटअप कर दिया, तो आप फील करेंगे चार्ज भी बढ़ गया, कैपेसिटेंस बढ़ गया, एनर्जी बढ़ गई, लेकिन दो चीजें सेम रही। यदि आप बैटरी को हटा देते हैं, बैटरी हटाते ही क्या होगा, अब देखो पोटेंशियल तो कंटिन्यू नहीं जा रहा है, पोटेंशियल में ड्रॉप आएगा। और दूसरी बात, लेकिन जो चार्ज था वो जितना था उतना ही रहेगा, तो इस बार आपका चार्ज कांस्टेंट, इस बार आपका क्या रहेगा, चार्ज बेटा आपका सेम रहेगा। चार्ज सेम है और कैपेसिटेंस तो आपको पता ही है के टाइम्स होगा डाइलेक्ट्रिक पुटअप करते ही, तो ये तो आपका के टाइम्स है। यदि आपका चार्ज का के टाइम्स है और चार्ज आपका सेम है, कैपेसिटेंस के टाइम्स है, तो यहाँ से जो पोटेंशियल निकलेगा, कि देखो आपको पता है क्यू इक्वल टू सी वी होता है, यदि मैं वी निकाल लेता हूँ तो ये बल्कि क्यू अपॉन सी हो गया, चार्ज तो बेटा सेम है और सी हो गया के टाइम्स, इसका मतलब जो आपका नया पोटेंशियल बना वो बन गया वी अपॉन के। इसका मतलब ये जो पोटेंशियल है वो कितना हो गया, 1 अपॉन के टाइम्स, इसका मतलब घट जाएगा पोटेंशियल ना। जिस रेशो में आपका पोटेंशियल चेंज हुआ उसी रेशो में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो जाएगा, तो ये भी आपका क्या हो गया बेटा, 1 अपॉन के टाइम्स रह गया। और जो एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, वो भी सेम 1 अपॉन के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और एनर्जी जो है चेंज हो गई है 1 अपॉन के, और चार्ज और जो कैपेसिटेंस है वो सेम रहता है, कब, यदि डिस्कनेक्ट करते हैं तो। अब क्वेश्चन पे आओ बेटा, देखो यहाँ पे ना लिखा था क्वेश्चन में, एक कैपेसिटर है वो बैटरी से कनेक्टेड है, द इफेक्ट ऑफ द फिलिंग द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स विद द डाइलेक्ट्रिक इज इंक्रीज। क्या इंक्रीज होता है, आपको पता है, यदि आपने बैटरी लगाए रखी, ये वाला केस है, और इसमें क्या इंक्रीज हो रहा है, आप देख रहे हैं कि तीन चीजें हो रही है, चार्ज, कैपेसिटेंस और एनर्जी। तो चार्ज एंड कैपेसिटेंस एक ऑप्शन यहाँ पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो ही नहीं सकता, पोटेंशियल भी नहीं है और यहाँ पोटेंशियल भी नहीं है, इसका मतलब फोर्थ आंसर है बेटा इसका ना। तो ये आपको टेबल अच्छी से याद होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, डायरेक्ट इस पे 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी पूछ लेता है, कि अब वही सेम क्वेश्चन आएगा कि भाई बैटरी कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है तो क्या फर्क पड़ेगा। चलो बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इफ एन नंबर ऑफ द कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल, आपके पास एन नंबर ऑफ कैपेसिटेंस है, ये आपके एन कैपेसिटेंस है, ऐसे ऐसे आपने पहले सीरीज में जोड़ रखा है, तो बेटा आपको पता है कि जब वो सीरीज में जुड़ेंगे, तो कैपेसिटेंस जब सीरीज में जुड़ते हैं तो वो रेजिस्टेंस की उल्टी तरह बिहेव करते हैं। तो यहाँ जो सी इक्विवेलेंट आता है हमारा, वो आता है 1 अपॉन सी इक्वल टू 1 अपॉन सी वन प्लस 1 अपॉन सी टू, इस तरीके से ना। अब यहाँ सीरीज में लगे और सबका कैपेसिटेंस क्या है, सी है मान लेते हैं, तो ये बन गया बेटा 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी, अप टू डॉट डॉट कितने हैं, एन अपॉन सी हो जाएगा। तो जो नेट इक्विवेलेंट आ गया सीरीज वाला, वो आ गया बेटा सी अपॉन एन। तो पहला तो हमारा ये आ गया यदि सीरीज में लगे हो तो। यदि मैं इन्हें पैरेलल में जोड़ दूं तो बेटा पैरेलल वाले में क्या हो जाएगा, डायरेक्ट जुड़ते हैं, सी वन प्लस सी टू प्लस सबका क्या है, सी है और एन कैपेसिटर है, तो दिस विल बी एन इंटू सी हो गया। आपसे पूछा गया है रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस, तो आपको सीरीज और पैरेलल का रेशियो बताना है। तो बेटा सी एस सीरीज में कितना है, सीरीज में सी अपॉन एन है और पैरेलल में कितना है, एन इंटू सी है। सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बेटा ये बन गया 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो आप यहाँ से फॉर्मूला निकाल सकते हो, 1 अपॉन एन स्क्वायर आ जाएगा इसका आंसर। तो बेटा ये आ गया बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आओ। A capacitor of capacitance C has a charge Q, okay, and stored energy is W। आपके पास जो है एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस क्या है, C है, और उस पर चार्ज कितना है, Q है, उसमें एनर्जी कितनी स्टोर्ड हो रही है, W। इफ द चार्ज इज इंक्रीज टू 2Q, द स्टोर्ड एनर्जी विल बी। देखो बेटा ये तो आंसर नॉर्मल सी बात है, तो आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला पता है, Q और C में कितना होता है, 1/2 Q स्क्वायर बाई C होता है। आपसे पूछा गया है, आपको बोला गया कि जो आपका चार्ज है वो डबल कर दिया, तो बेटा डबल करते क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यू का स्क्वायर 4 हो गया, दिस विल बी 1 अपॉन 4 क्यू स्क्वायर बाई सी आ जाएगा। इसका मतलब आपकी जो एनर्जी है वो कितनी होगी, 4 टाइम्स होगी, पहले डब्ल्यू के बराबर थी तो अब हो गया 4 इंटू डब्ल्यू। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन था, तो यहाँ पे आ गया बेटा लास्ट वाला ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन पे आओ। हाउ मैनी 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, आपके पास कैपेसिटेंस गिवन है, कैपेसिटर का कितना है, 1 माइक्रोफेरेड है, आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर
मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो पैरेलल में जोड़ा जाएगा, इसका मतलब सबका जो नेट है वो कितना हो जाएगा, एनसी के बराबर हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट ना, क्योंकि बेटा पैरेलल में क्या होता है, डायरेक्ट जुड़ता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 ना। स्टोर्ड चार्ज, आपको चार्ज कितना चाहिए, 1 कूलम, और आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 110 वोल्ट ना। तो आपको बताना है कि यदि एक कैपेसिटर आपके पास 1 माइक्रोफेरेड का हो तो आप कितने कैपेसिटर जोड़ेंगे पैरेलल में कि आपको चार्ज इतना मिले और वोल्टेज आपको इतना मिले। देखो आपको बताया कि Q इक्वल टू CV है, C कितना है आपका, C इफेक्टिव वाला, और C कितना है हमारे पास, N इंटू सी है। V की वैल्यू बेटा हमारे पास 110 है और चार्ज हमारे पास 1 है। देखो अब यहाँ से निकाल लो आप इस आसानी से, तो 1 इज इक्वल टू आ गया N इंटू सी की वैल्यू भी हमें पता है 1 माइक्रोफेरेड है, 1 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 110। तो यहाँ से n की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी बेटा 1 अपॉन 10 की पावर -6 इंटू 110। 10 की पावर 6 ऊपर चला गया, ये हो गया 110, एक से ये कट जाएगी एक यहाँ पे, तो बेटा यहाँ आ गया 5 जीरो आ जाएगी आपकी ना, डिवाइड बाई 11। इससे आप काटेंगे तो ये वैल्यू आएगी 9090। इसका मतलब आपका आंसर क्या है, सी आंसर है बेटा आपका। तो ये तो बेटा आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज इनमें से आने का चांस है, और मैंने साथ साथ कंसेप्ट भी आपको समझा दिया है। अभी चलते हैं एसएसएन रीजनिंग के बेस पे ना, कि एसएसएन रीजनिंग कौन कौन से बन सकते हैं। देखो बेटा पहला क्वेश्चन है एसएसएन रीजनिंग में, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द चार्ज बिटवीन दीज टू। ये बोल रहे हैं कि जो वर्क डन है वो जो है चार्ज जो पाथ डिपेंड करता है उस पर डिपेंडेंट नहीं होता। ये बात सही है भाई, क्योंकि जो वर्क डन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बेसिकली वो क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि जो उसमें वर्क डन होगा वो क्या रहेगा, पाथ इंडिपेंडेंट रहेगा। तो ये तो बात सही है भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एन नॉन, देखो ये गलत लिख दिया इसमें, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। यदि ये कंजर्वेटिव लिखता है इसका मतलब इसका आंसर होता है बेटा ए, लेकिन अब इसका आंसर क्या रहेगा, सी, क्योंकि ये क्या है, नॉन कंजर्वेटिव नहीं है, ये कंजर्वेटिव होता है। अगले क्वेश्चन पे आओ, लिखा है नो वर्क इज डन इन टेकिंग ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इनसाइड ए पॉजिटिवली चार्ज मेटेलिक स्फीयर। देखो बेटा ये बात भी सही लग रही है मेरे को ना, क्योंकि देखो आपको बताया मेटेलिक जो स्फीयर होता है आपका, इसका मतलब क्या है, उसके हर पॉइंट पे जो अंदर या बाहर जो सरफेस पे जो पॉइंट होंगे आपके, हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है आपका, V सेम है। V सेम होने की वजह से क्या होता है, जो आप वर्क निकालेंगे, वर्क क्या होता है, Q इंटू V होता है, क्योंकि आपने पोटेंशियल पढ़ रखा है बेटा, ये होता है वर्क अपॉन में चार्ज। तो वर्क क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। तो जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा दो पॉइंट्स के बीच का, आप कहीं से कहीं भी चले जाए वो जीरो रहेगा, क्योंकि मान लो यहाँ पे 40 वोल्ट है तो यहाँ पे भी 40 वोल्ट होगा, इसका मतलब दोनों का डिफरेंस कितना रहेगा, जीरो। तो वर्क की वैल्यू बेटा कितने आएगी, जीरो। तो वही लिखा है कि नो वर्क इज डन इन टेकिंग ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इनसाइड ए पॉजिटिव, ठीक है। ये तो वाइल आउटसाइड द स्फीयर वर्क इज डन इन टेकिंग ए चार्ज टुवर्ड्स द, ये भी सही बात है। देखो यदि आप बाहर से जाएंगे तो बेटा बाहर तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल में चेंज तो आएगा, तो इसलिए क्या रहेगा, कुछ ना कुछ वर्क होगा। तो भाई पहला असर्शन तो सही है इसका। इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट ईच पॉइंट बट आउटसाइड इट इज, ये एग्जैक्टली एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका मतलब बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन है, असर्शन पढ़ो, फॉर ए पॉइंट चार्ज कंसेंट्रिक स्फीयर सेंटर्ड एट ए लोकेशन ऑफ द चार्ज आर इक्विपोटेंशियल। ये बात सही है, क्योंकि बोल रहे हैं कि पॉइंट चार्ज के लिए जो आपके स्फीयर बनते हैं, ये कंसेंट्रिक स्फीयर ना, जिनका सेंटर एक ही होता है, तो वो क्या होते हैं, वो सब इक्विपोटेंशियल होते हैं। क्योंकि बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं, कि वो सरफेस जहाँ पे पोटेंशियल सेम होता है। रीजन क्या लिखा है, एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ए सरफेस ओवर विच पोटेंशियल है जीरो। ये गलत है। देखो यदि यहाँ होता सेम वैल्यू तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाता है बेटा ए, लेकिन अभी आंसर क्या है इसका, सी, क्योंकि भाई जीरो वैल्यू नहीं होती, क्या होता है, पोटेंशियल सबका सेम होता है। अगले क्वेश्चन पे आओ, इंक्रीजिंग द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर मींस इंक्रीजिंग द कैपेसिटेंस। ये गलत बात। देखो क्योंकि आपको पता है बेटा कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस तो ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, क्योंकि कैपेसिटेंस किसी भी स्फेरिकल, उसका सॉरी स्फेरिकल नहीं, किसी भी एक प्लेट, दो प्लेट के बीच का जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो ये जो है चार्ज वार्ज पे इंडिपेंडेंट है, ये चार्ज पे डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है बेटा। तो ये तो गलती हो गया पूरा, इसका मतलब इसका आंसर क्या है, डी है। जहां भी आपको लगे कि असर्शन गलत है तो सीधा आंसर क्या है, डी। आगे देखो, ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी, इफ वी मूव इट्स प्लेट फर्दर अपार्ट वर्क विल बी डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स एंड द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर गेट्स डिक्रीज। ये बोल रहा है कि जब आप किसी भी कैपेसिटर की जो आपकी प्लेटें हैं आप उसको दूर कर देते हैं ना,
तो जो आपका वर्क डन होगा उस पे वो जो है अगे वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स एंड द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर गेट डिक्रीजेस, तो आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ऐसा है क्या, बताओ। देखो आपको साफ साफ पता है भाई, देखो जब आपने बैटरी को इनिशियली आपका कैपेसिटर है और ये फुल्ली चार्ज है, तो यहाँ पे चार्ज कितना है, Q इक्वल टू CV है, ठीक है। इफ वी मूव प्लेट्स फर्दर अपार्ट, आपका C क्या होता है, C होता है बेटा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। आपने D को बढ़ा दिया, D बढ़ाते ही C घट गया ना, C घटते ही आपका क्या होगा भाई, चार्ज में चेंज तो आएगा। तो चार्ज भी आपका घट गया, तो बेटा Q भी घट गया, इसका मतलब एनर्जी भी घट गई। तो ये लाइन तो सही है भाई, पहले वाली लाइन, ठीक है बेटा। दूसरे में क्या लिखा है, रीजन में द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में, ये भी सही बात है, लेकिन एग्जैक्टली एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका मतलब आंसर क्या है बेटा, इसका आंसर हो जाएगा बच्चा बी। अगले क्वेश्चन पे आओ। द कैपेसिटेंस ऑफ ए गिवन कंडक्टर रिमेन्स सेम इवन इफ चार्ज इज वेरिड ऑन इट। ये बोल रहा है कि यदि हम चार्ज को वेरी करें तो जो कैपेसिटेंस है वो सेम रहता है। ये बात सही है, क्योंकि भाई कैपेसिटेंस जो है क्या होता है, वो सेप उस पे, सॉरी क्या बोल रहा था मैं, हाँ, कि जो कैपेसिटेंस है बेटा वो ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी है, वो डिपेंड नहीं करती चार्ज वार्ज के ऊपर। इसका मतलब पहला ये सही है। रीजन पढ़ो, रीजन में लिखा है कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन नियरली मीडियम एज वेल एज साइज एंड शेप, ये भी सही है भाई, क्योंकि ए और डी पे डिपेंडेंट है, चार्ज पे डिपेंडेंट नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए। अगले क्वेश्चन पे आओ। ए चार्ज कैपेसिटर इज डिस्कनेक्ट फ्रॉम ए बैटरी नाउ इफ प्लेट्स आर सेपरेटेड फर्दर। ये सेम क्वेश्चन पीछे वाला है, पोटेंशियल एनर्जी विल फॉल ना। ये बोल रहा है यदि आप क्या करेंगे, चार्ज जो कैपेसिटर था आपको आपने डिस्कनेक्ट कर दिया बैटरी से, और आपने क्या काम करा, उसको जो है अलग अलग कर दिया, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो गिर जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा देख लेते हैं फटाफट से। क्योंकि जो आपकी एनर्जी है वो होती है बेटा Q स्क्वायर बाई सी, 2C होता है, 1/1/2 Q स्क्वायर बाई सी। और आपका C क्या होगा, Q स्क्वायर बाई 2, तो है C होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। आपने जो है ये ऊपर घूम के चला गया, तो बेटा क्या हो गया, Q स्क्वायर डिवाइड में 2 एप्सिलॉन नॉट A D चला गया ऊपर ना। तो जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई किसके, D के ना। यदि आपने D बढ़ा दिया है, आपने दूर दूर किया है ना प्लेटों को, इसका मतलब D बढ़ते एनर्जी भी बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ लिखा है एनर्जी विल फॉल, इसका मतलब ये गलत है। तो बेटा आंसर क्या है इसका, D होगा इसका मतलब। अगले क्वेश्चन पे आओ। A parallel plate capacitor is connected across battery through a key dielectric slab of constant K is introduced between the plates. The energy which is stored becomes K times. देखो बेटा इसका आंसर आप इजीली मेरी टेबल से दे सकते, जो मैंने आपको टेबल बताई थी उससे दे सकते हैं, ठीक है। इसे आप अपने आप करना। चलो ये होमवर्क क्वेश्चन है। अभी बढ़ते हैं बेटा, अभी आ गया हम केस बेस स्टडी के ऊपर। तो पहली केस बेस स्टडी यहाँ पे है, एनर्जी वाले कंसेप्ट पे बेस है। चलो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट द वर्क डन इन सेपरेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर टू 2 मीटर। आपके पास जो है सेपरेशन गिवन है, आपके पास कितनी है, 1 मीटर है, फिर आपको जो है उसे 2 मीटर पे लेके जाना है। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकाल लेते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल कर देंगे बस सीधा। तो आपका पोटेंशियल एनर्जी का चेंज क्या हो जाएगा, तो ये हो गया बेटा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी जो है आपकी फाइनल वाली माइनस के साथ पोटेंशियल एनर्जी कितने वाली, इनिशियल वाली। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है आपकी, आपको पता होगा, ये होती है K Q1 Q2 बाई R। देखो यहाँ फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, ये रहा K Q1 Q2 बाई R। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला डालो बस सीधा। तो K इंटू ये आपकी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये Q1 इंटू क्या हो गया, E इंटू E स्क्वायर बाई R आ गया आपके पास। R क्या है, 2 है, माइनस के साथ K E स्क्वायर बाई 1 आ जाएगा। दिस विल बी माइनस का K स्क्वायर बाई 2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर है इसका, माइनस का K E स्क्वायर बाई 2। देखो बेटा अगला क्वेश्चन देखो। 4 इक्वल चार्जेस आर प्लेस एट द 4 कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए ईच। आपके पास जो है 4 इक्वल साइजेस है, 4 चार्जेस है आपके पास सेम सेम, और वो कहाँ है, एक स्क्वायर की कॉर्नर पे रखे गए जिनकी साइड क्या है, ए है। वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज माइनस क्यू फ्रॉम इट्स सेंटर टू इन्फिनिटी। आपको जो है यहाँ माइनस क्यू से एक इसके सेंटर से माइनस क्यू चार्ज को लेके जाना है, कहाँ पर, इन्फिनिटी पे। तो कितना वर्क करना पड़ेगा ये आपको बताना है। तो पहले आप ये देखो कि इसके सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा। देखो ये साइड ए थी, तो बेटा ये कितना बन गया, A/2 हो जाएगी ये वाली चीज ना। क्योंकि डायगोनल क्या होगा, पहले इसका डायगोनल निकाल लो। डायगोनल हो जाएगा इसका A/√2, ठीक है। ये इसका पूरा डायगोनल की वैल्यू आ गई A/√2। अब आपको इसका आधा करना है, क्योंकि भाई चार्ज तो यहाँ है ना कोनों पे, देखो हर किसी के लिए जो सेपरेशन तो इतनी रहेगी। तो बेटा ये सेपरेशन R जो हम लेते हैं वो कितनी हो जाएगी, A/√2 का भी आधा डिवाइड बाई 2।
तो अब जब आप पोटेंशियल निकालेंगे यहाँ पे, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, चारों की वजह से आ जाएगा 4Q डिवाइड में के की वैल्यू डाल देते हैं। के की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आपकी रेडियस कितनी है a/√2 डिवाइड बाई 2, तो ये कर दिया डिवाइड में 2। तो आपका ये खुल के कितना आ जाएगा बेटा, ये √2 आ गया ऊपर, √2 इंटू क्यू बाई 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका आ गया यहाँ पे πε0a। तो ये तो आपका पोटेंशियल निकला, ठीक है। अब आपको निकालना था वर्क, तो वर्क क्या होता है बेटा, वर्क होता है Q इंटू वी। तो वर्क आपको कहाँ से लाना है, आपको इन्फिनिटी से 0 जाना है ना, तो माइनस हो गया इन्फिनिटी टू 0, तो सीधा आपका क्या हो गया माइनस ऑफ माइनस क्यू को लेके जाना है इंटू पोटेंशियल कर दीजिए। दिस विल बी √2 क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर अपॉन में πε0a। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन है, √2 इंटू क्यू स्क्वायर बाई, ये आपका सेकंड ऑप्शन है बेटा इसका, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा है द टू पॉइंट्स ए एंड बी आर लोकेटेड इन diametrically opposite direction of point charge +2 microcoulomb at a distance 2 meter and 1 meter respectively from it. Okay, the potential difference between the A and B। ये तो सीधा क्वेश्चन है बेटा, आपको देखो चार्ज की वैल्यू गिवन है, कितनी है 2 माइक्रोकुलाम है, जिसे हम चेंज कर लेंगे कुलाम में, माइनस का 6 लगा देंगे तो ये बेटा कुलाम बन गया। आपको सेपरेशन गिवन है, ए पॉइंट से कितनी है 2 है, बी पॉइंट से कितनी है उसकी 1 मीटर है, ठीक है। तो आप जो है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो पोटेंशियल क्या होता है के क्यू बाई आर होता है, तो वी ए माइनस वी बी कर दो सीधा, तो के तो कॉमन ही है सब में, तो क्यू भी से कॉमन ही है, के क्यू बाई आर हो जाएगा सीधा 1/r ए माइनस 1/r बी। इसमें आप दोनों वैल्यू पुटअप करो तो बेटा आपका आंसर आएगा 9 × 10⁻³ वोल्ट। तो आपका इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन पे आओ, 2 पॉइंट चार्ज ए इक्वल टू +3 नैनोकुलाम एंड बी इक्वल टू है आपका +1 नैनोकुलाम आर प्लेस 5 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। द वर्क डन टू मूव चार्ज बी टुवर्ड्स ए बाई 1 सेंटीमीटर। आपको जो है इस बार 1 सेंटीमीटर खिसकाना है बस ना। तो आपको पता है वर्क क्या होता है, वर्क का मतलब होता है बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब डेल यू निकाल लेते हैं, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज क्या हो जाएगा, यू फाइनल जितनी थी माइनस का यू इनिशियल। तो आपको फॉर्मूला जानते हैं आपके Q1 Q2 बाई आर, इसे फाइनल वाली माइनस का के Q1 Q2 बाई आर, ये आपका इनिशियल वाली। तो यहाँ से के तो कॉमन है, Q1 कॉमन Q2 कॉमन, ये तो चार्ज की वैल्यू पुटअप कर लेंगे बाद में। तो यहाँ आ गया बेटा 1/r फाइनल माइनस 1/r इनिशियल। अब आपको r पे ध्यान देना है बस, ठीक है। देखो फटाफट से k की वैल्यू आप डायरेक्ट डालो, 9 × 10⁻⁹, Q1 Q2 सब गिवन है, 3 इंटू नैनो 10⁻⁻⁹ होता है, इंटू 1 है इंटू 10⁻⁻⁹, तो 1/r(f)। देखो f कितना है आपके पास, बोला है कि 4 सेंटीमीटर दोनों के बीच में था ना। अब आपको क्या लाना है, 1 सेंटीमीटर खिसकाना है, इसका मतलब 4 सेंटीमीटर पे लाना है। तो ये हो गया बेटा फाइनल 4 × 10⁻², मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, माइनस इनिशियली क्या थी 5 पे थे, तो 5 × 10⁻²। इसे आप सिंप्लीफाई करो बेटा, तो ये जो आंसर आएगा आपका इसका आ जाएगा बी ऑप्शन है 1.5 × 10⁻⁷। लास्ट क्वेश्चन है इस केस बेस्ड स्टडी का, कि चार्ज Q is placed at the origin, the electric potential due to this charge at a given point is space in V. The work done by an external force in bringing other charge from infinity to the point. ये तो सीधा आंसर है बेटा, वर्क डन क्या होता है Q into V होता है, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट केस बेस्ड स्टडी पे। ये बेटा देखो ये इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस पे बेस है केस बेस्ड स्टडी, ठीक है। थोड़ा ऊपर चला गया, दोबारा से वापस आते हैं बेटा उस पर। ये आ गई हमारी सेकंड केस बेस्ड स्टडी, ठीक है। ये हमारी बेसिकली कैपेसिटेंस पे बेस है, Q = C/V, और एक स्फेरिकल जो कैपेसिटर होता है उसका कैपेसिटेंस होता है बेटा 4πε0r। यदि मैं यहाँ से रेडियस निकालूंगा किसी भी स्फेयर की, तो ये बन जाएगा C/1/4πε0, और 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹ इंटू C हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसे आगे जाके अभी हम यूज करेंगे। चलो फटाफट से देखते हैं पहला क्वेश्चन। लिखा है बेटा, इफ एन आइसोलेटेड स्फीयर हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 50 पिकोफैरड। आपके पास जो कैपेसिटेंस है वो जो आपको कैपेसिटेंस है वो है बेटा 50 पिकोफैरड। पिको होता है 10⁻⁻12। ये आपका कैपेसिटेंस गिवन है। द रेडियस, आपको रेडियस निकालनी है, तो सीधा निकाल दो वही वाला फॉर्मूला जो मैंने पीछे बताया था। अभी C = क्या हो जाएगा ε0r, तो यहाँ से बच्चे r निकाल दो, r हो जाएगा 1/4πε0, और ऊपर तो C है ही, और इस पूरे की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होती है आपको पता है।
और ये 50 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 है। तो बेटा ये क्या बन गया, ये यहाँ 10 हो गया, 5 चौक 20, सॉरी 9 बजे 45 इंटू ये 10 10 की पावर माइनस का 2, ये आपका आंसर है। 45 इंटू 10 की पावर माइनस 2 तो आंसर क्या होगा 45 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे देखो, हाउ मच चार्ज शुड बी प्लेस ऑन ए कैपेसिटेंस 25 पिकोफैराड टू रेज इट्स पोटेंशियल टू दिस। आपको पोटेंशियल कितना करना है 10 की पावर 5, कैपेसिटेंस कितना गिवन है आपको 25 पिकोफैराड। तो सीधा आप यहाँ से Q इक्वल टू CV वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो बेटा आपका जो Q इक्वल टू CV होता है तो सीधा C इंटू V कर दो बस। तो C की वैल्यू आपको पता ही है 25 इंटू पिको 10 की पावर माइनस का 12 हो गया इंटू 10 की पावर 5, दिस विल बी 25 इंटू 10 की पावर माइनस का 7। इसे यदि माइक्रो में लिखूंगा तो दिस विल बी 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 हो जाएगा। तो बेटा आंसर आ जाएगा 2.5 माइक्रो कूलम। अगले क्वेश्चन पे आओ, डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। देखो बेटा डायमेंशन तो आप इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि Q इक्वल टू CV होता है, C इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन V। Q की डायमेंशन देखो, पोटेंशियल की निकालो, दोनों को पुटअप कर दो, आपका C आ जाएगा। आगे लिखा है मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस R इज चार्ज टू ए पोटेंशियल V, द चार्ज Q इज प्रोपोर्शनल टू। ये बोल रहा है कि जो मेटेलिक स्फीयर है आपका, आपने उसे चार्ज कर दिया कितने में पोटेंशियल V तक ना, तो आपका जो चार्ज होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। देखो चार्ज बेसिकली क्या होता है Q इक्वल टू C इंटू V होता है, और C तो आपको पता ही है ये क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू V हो जाएगा। जो चार्ज है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया R के प्रोपोर्शनल हो गया, रेडियस के ना। सीधा आंसर क्या आ जाएगा R। इस एक्सरसाइज इस केस बेस का लास्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट 2 मार्क्स नहीं पूछ सकता ये वाला क्वेश्चन, ठीक है बेटा। देखो समझ लेना कंसेप्ट बस केवल। बोला है इफ 64 आइडेंटिकल स्फीयर ऑफ चार्ज Q एंड कैपेसिटेंस C ईच आर कंबाइंड टू फॉर्म ए बिग लार्ज स्फीयर ना। आपके पास छोटे छोटे स्फीयर थे जिनका एक का कैपेसिटेंस था C और इस पे चार्ज कितना है Q है, कितने हैं ये 64 है आपके पास ना। सारों को जोड़ के आपने एक बड़ा कैपेसिटेंस बना दिया। द चार्ज एंड द कैपेसिटेंस ऑफ द लार्ज स्फीयर। देखो आपको पता है कि भाई सारे जोड़ के चार्ज को जो है टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, वो तो आप ये जोड़ लेंगे, कितने हैं 64 है तो 64 टाइम्स हो गया, तो पूरा 64 क्यों तो चार्ज हो जाएगा। देखो अब दोनों में 2 ऑप्शन है इसके ना, ऐसे आपको चेक करना है कि अब कैपेसिटेंस दिखना है। आपको पता है कि स्फेरिकल बॉडी का जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। पहले अब आपको R निकालना पड़ेगा। देखो R क्या हो जाएगा, एक का वॉल्यूम दूसरे से कंपेयर कर दो, तो बेटा पहले जो बड़े वाले का वॉल्यूम होगा वो हो गया 4/3 पाई R क्यूब इक्वल टू कितना है 64 टाइम्स हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल R क्यूब। ये क्वेश्चन हमने पीछे किया है ऐसे सेम ना। तो बेटा R इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 4 चौक 16 चौक 64, तो 4 इंटू R। तो जो नए वाले की रेडियस आ गई वो होगी 4 इंटू R ना। अब यहाँ से आप नए वाले का कैपेसिटेंस निकाल लो, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो गया बेटा 4 टाइम्स, तो 4 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और ये पुराने वाला कैपेसिटेंस है, तो जो नया कैपेसिटेंस आया वो हो गया 4 टाइम्स पहले वाले का। इसका मतलब बेटा इसका आंसर क्या है, C है इसका आंसर, ठीक है। अब चलते हैं अगली केस बेस स्टडी पे। ये बेटा डाइलेक्ट्रिक स्लैब से रिलेटेड है कि आप जब कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट कर देते हैं तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ता है, या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू निकालो, उस पे बेस क्वेश्चन है इसके, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखो, इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस फ्रॉम 4 माइक्रोकूलम टू 80 माइक्रोकूलम। आपका जो कैपेसिटेंस है वो कितना बढ़ा दिया, 4 माइक्रोकूलम से कितना कर दिया है 80 माइक्रोकूलम कर दिया है। तो इनिशियली 4 माइक्रोकूलम था। ऑन इंट्रोड्यूसिंग ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, पहले था 40 माइक्रोकूलम, जैसे हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला तो वो कितना हो गया 80 माइक्रोकूलम हो गया आपका, ठीक है। व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है बेटा, C डैश क्या हो जाएगा K इंटू C हो जाएगा, तो आपको K निकालना है, ये हो गया C डैश अपॉन में C। C डैश क्या होता है आफ्टर पुटिंग डाइलेक्ट्रिक, तो वो कितना है 80 है, और नीचे नॉर्मल कितना है 40 है आपका, तो ये कैंसिल आउट हो कितना हो गया, तो सिंपली 2 हो गया आपका, ठीक है। सॉरी 4 है ऊपर ना, तो ये कट के बेटा 20 आ जाएगा, तो आंसर कितना है इसका 20। सेकंड क्वेश्चन पे आओ। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैराड, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज, एक बार पेन चेंज कर लेते हैं, नाउ रिड्यूस हाफ। आपने जो है D कितना कर दिया बेटा, D डैश आपका हो गया D अपॉन 2, ओके, एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आपने इस बार डाइलेक्ट्रिक पुट अप कर दिया कितने का 5 का, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 5 है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इन सेकंड केस। आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू बतानी है, तो आप जानते हैं कि जो कैपेसिटेंस है वो जैसे डाइलेक्ट्रिक पुट कर दे तो क्या हो जाता है K टाइम्स हो जाता है,
तो बेटा के इंटू पहले वाला कितना था, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी था। आपने के डाला है कितने का, 5 का। एप्सिलॉन नॉट ए तो ये पुराने वाला ही है, और डी हो गया बच्चे डी बाई 2, तो 2 घूम के ऊपर चला गया, 10 टाइम्स हो गया। इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी ये पुराने वाला है, तो बेटा ये बन गया 10 टाइम्स। तो आंसर कितना है 10, जो भी जितना भी था पहले उसका 8 था, तो इसका मतलब 8 टाइम्स 80, इसका मतलब बेटा 80 पिको फेराड इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आओ। ए डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट condenser, decreasing the electric field between the plates, increasing the capacity of the condenser, increasing the charge stored in the capacitor, increase the capacity of the condenser। देखो ये आपको साफ साफ दिख रहा है यार, ये कि जैसे आप डाइलेक्ट्रिक पुटअप करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, और सारी चीजें जो है ये उल्टी लिखी हुई है, इसमें केवल क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला भी पता है। अगले क्वेश्चन पे आओ, फोर्थ पार्ट इसका। A parallel plate capacitor of capacitance 1 picofarad, इस बार आपको कैपेसिटेंस गिवन है बेटा 1 picofarad, has separation between the plates is d, okay, when the distance of the separation becomes 2d, आपने जो है इस बार क्या काम कर दिया, d डैश कर दिया हमारा 2 टाइम्स ना। ठीक है, the dielectric constant is x, जो इसमें k की वैल्यू है वो इस बार इसने x गिवन है, is inserted in the it, the capacitance become 2 times 2 pk, इस बार जो c डैश आया हमारे पास 2 p f आ गया, मतलब कि पिको फेरेड आ गया हमारे पास। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो आप देखो जो पहले कैपेसिटेंस था, पहला c था, वो कब था, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d था जब आपके पास ना। इस बार आपका 2 हो गया, वो कब हुआ, जब आपने k का डाला है, तो ये हो जाएगा k टाइम्स k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन, अब d कितना कर दिया आपने, 2d कर दिया, ये 2 टाइम्स हो गया यहाँ पे ना, तो 2 इंटू 2 ये तो 4 हो गया इधर, ये हो गया k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, और एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 है, तो ये हो गया k इंटू 1। सो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4। इसका मतलब आपने जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाला है उसकी वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास, 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। ये क्या बोल रहा है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग एरिया a एंड सेपरेशन बाय डिस्टेंस d इज फील्ड विद कॉपर प्लेट। देखो बेटा कॉपर क्या है, कंडक्टर है बेसिकली ना, और यदि आप कंडक्टर पुटअप करते हैं तो जो नया कैपेसिटेंस बनता है शुरुआत में होता है एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, जैसे आपने थिकनेस का डाला है किसी भी थिकनेस का, तो वो बन जाता है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस t का डाला है तो t हो जाएगा, यदि b का डाला है जैसे यहाँ b लिखा है तो बेटा ये बन जाएगा b, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस b आ जाएगा, ध्यान रखना। यदि आप यहीं पे डाइलेक्ट्रिक डालते हैं किसी थिकनेस का, एक चीज बता देता हूँ आपको, देखो ये तो केस तब था जब आपने कंडक्टर पुटअप किया है, किसी भी कैपेसिटर के बीच में यदि जैसे इनिशियली कैपेसिटेंस जो इनकी सेपरेशन थी वो कितनी थी, d थी, आपने जो एक छोटी सी सेपरेशन का यहाँ पे थिकनेस का आपने एक कंडक्टर डाल दिया b थिकनेस का, तो डाइलेक्ट्रिक का जो कैपेसिटेंस है वो कितना बन गया, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस b। लेकिन यदि आप इसी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक पुटअप कर देते हैं यहाँ पे, तो बेटा जो आपका नया कैपेसिटेंस आता है वो होता है बच्चे एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस p प्लस p बाई k। ये भी फॉर्मूला आप ध्यान रखना, इसका डेरिवेशन भी पेपर में आता है कि यदि आप एक स्मॉल थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक पुटअप कर देते हैं तो आपका कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो बेटा ये था इस केस बेस स्टडी का लास्ट क्वेश्चन। अभी है फोर्थ केस बेस स्टडी। देखो बेटा ये भी कैपेसिटर पे ही बेस है, लिखा है पहला क्वेश्चन देखो, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C हैज ए चार्ज Q by 2, द एक्चुअल चार्ज ऑन द प्लेट। देखो बेटा ये सेम मैंने पीछे बता चुका हूँ आपको कि जितना चार्ज गिवन है टोटल, इसका मतलब दोनों साइडों पे उतना ही चार्ज है, एक पे प्लस Q by 2, तो बच्चे दूसरे पे कितना है, माइनस का Q by 2। सेकंड क्वेश्चन देखो, लिखा है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज इफ द प्लेट आर पुल्ड अपार्ट। यदि आप प्लेट क्या करते हैं, दूर कर देते हैं दोनों चीजों को ना, तो जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाएगा या पोटेंशियल घट जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो मैंने पहले बता रखा है बेटा ये चीजें ना, कि जो आपका बेसिकली Q इक्वल टू क्या होता है, C इंटू V है, तो बेटा ये है Q इक्वल टू C इंटू V। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि यदि अपने प्लेट जो है दूर करी है, इट मीन्स क्या है कि पोटेंशियल क्या होगा। देखो प्लेट दूर करने का मतलब है कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, कैपेसिटेंस तो आपको पता है एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d होता है, d आपने बढ़ा दिया तो c क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब पहला आंसर तो हो नहीं सकता। ठीक है, कैपेसिटेंस जो है इंक्रीज लिखा है, लेकिन हमारा क्या हो रहा है, कैपेसिटेंस घट रहा है। ठीक है, दूसरी बात देखो अब आप लोग बेटा, दूसरी बात आप पोटेंशियल की बात करते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, v इक्वल टू होता है e इंटू डी,
यदि डी बढ़ाया तो आपने इसका मतलब पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है बेटा, बी पार्ट। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। इफ एन कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस सी आर कनेक्टेड इन सीरीज देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। आपको बताया देखो सीरीज में लगे तो 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी, तो हो जाएगा एन अपॉन सी, उल्टा हो जाएगा तो सी इक्विवेलेंट हो गया सी अपॉन एन। तो इसका आंसर है सी अपॉन एन। अगले क्वेश्चन पे आओ। 3 कैपेसिटर ऑफ 2, 3 एंड 6 microcoulomb are connected in series of 110 volt source. The charge on the third 3 microcoulomb capacitor is। देखो आप पहले दोनों का इनका तीनों का नेट सी निकाल लीजिए। सीरीज में लगे हैं तो इसका मतलब 1 अपॉन सी कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2 प्लस बेटा 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 6। टोटल एलसीएम 6 हो गया, यहाँ पे 3 प्लस 2 प्लस 1 तो ये हो गया 1। तो इधर सी इक्वल टू आ गया 1। तो आपके पास चार्ज निकालना था और देखो तीनों सीरीज में है तो तीनों पे चार्ज सेम रहेगा, चाहे वो इस पे पूछे चाहे वो इस पे चाहे वो इस पे पूछे। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इंटू वी। सी तो हमारे पास आ गया और वी आपको पता ही है कितने वोल्ट से जोड़ा है, 10 वोल्ट से। तो बेटा आंसर कितना हो गया, 10 माइक्रोकूलम। What is the potential difference across 2 microfarad capacitor in the circuit shown this। आपके पास सर्किट गिवन है। देखो आप देख रहे होंगे कि जो बैटरी है ये 6 वोल्ट की बैटरी है, 16 वोल्ट की बैटरी है और दोनों सीरीज में जोड़ रखी है। लेकिन सीरीज में ऐसे होता है, मान लो एक बैटरी ये है, दूसरी बैटरी ये है, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव जुड़ी होती है। अब देखो यहाँ पे क्या कर रखा है, दोनों नेगेटिव नेगेटिव अटैच है और दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव ना। इसका मतलब यहाँ पोलैरिटी चेंज कर रखी है, ये आपने ऐसे कर रखी है ना। जैसे पोलैरिटी चेंज करते हैं तो जो नेट ईएमएफ आता है वो आता है बेटा यहाँ। यदि ये वाला केस होता दिस विल बी E1 प्लस E2 होता। यदि ये वाला केस है यहाँ पे ना तो ये हो जाएगा E1 माइनस का E2। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो नेट वोल्टेज आ गया आपके पास ना, नेट ई आया वो कितना बनेगा, 16 माइनस 6, दिस विल बी 10 वोल्ट ना। ठीक है। आप दोनों का इनका सी इक्विवेलेंट निकाल लो। दोनों कैसे जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हैं तो सीरीज में 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी करके, तो आपका ये हो जाएगा 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 3। तो बेटा ये आ गया सीधा 6/5 माइक्रोफेरेड। आपको सी मिल गया, आपको ई मिल गया, आप इजीली क्यों निकाल सकते हैं। तो जो नेट चार्ज हो जाएगा वो आ गया 6/5 इंटू 10, दिस विल बी 12 वोल्ट माइक्रोकूलम। तो आपका जो बैटरी से नेट चार्ज निकल रहा है कितना है, 12 माइक्रोकूलम है ना। आपको जिस पे भी पूछा गया वो पोटेंशियल सीधा फॉर्मूला लगा दो, V इक्वल टू क्यू अपॉन सी होता है। तो आपके पास किस पे पूछा गया, आपसे पूछा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 माइक्रोफेरेड ना। तो देखो क्यू की वैल्यू आपको पता ही है, 2 डिवाइड बाई सी की जगह 2 डाल देंगे तो ये आ गया हमारे पास 6 माइक्रोकूलम, सॉरी 6 वोल्ट ना। तो आपका आंसर आ गया 6 वोल्ट। तो बेटा ये हमारी लास्ट केस बेस स्टडी है। लिखा है ए सिस्टम ऑफ 2 कैपेसिटर ऑफ capacitance 2 microfarad and 4 microfarad is connected in series across a potential difference of 6 volt। आपके पास जो है दो कैपेसिटर है, एक 2 माइक्रोफेरेड का है, एक दूसरा C1 की वैल्यू बेटा क्या है 2 है, C2 की वैल्यू है बच्चे हमारे पास 4 माइक्रोफेरेड। दोनों को आपने सीरीज में जोड़ दिया है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उनके बीच का, 6 वोल्ट है। आपको बताना है एनर्जी, तो एनर्जी तो हाफ सीधा लगा दो आप, हाफ CV² होती है। तो आप दोनों इन दोनों का नेट सी निकाल लीजिए, क्योंकि कैसे कनेक्टेड है सीरीज में। तो बेटा जो नेट इक्विवेलेंट आ जाएगा वो आ जाएगा C1 C2 बाई C1 प्लस C2। यहाँ से आप वैल्यू पुटअप करो और सीधा V की वैल्यू पुटअप करो तो आपकी एनर्जी आ जाएगी। तो आपकी बेटा एनर्जी आएगी कितनी, 24 माइक्रो जूल। अगले क्वेश्चन पे आओ। लिखा है सेकंड में ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ 10 माइक्रोफेरेड इज चार्ज टू इतने वोल्ट। V गिवन है आपको, कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन है आपके पास, ये 10 वोल्ट है भाई और ये है आपका 10 माइक्रोफेरेड। एनर्जी स्टोर, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, हाफ CV² लगा देंगे। ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन पे आओ। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज कैपेसिटी C फेरेड, पोटेंशियल V एंड एनर्जी U व्हेन द गैप बिटवीन द प्लेट्स इज कंप्लीटली फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक। यदि आपने डाइलेक्ट्रिक पुटअप कर दिया है तो क्या फर्क पड़ेगा, बोथ V एंड E डिक्रीज होगा। ये मैंने पीछे आपको केस समझा रखा है कि बेटा पोटेंशियल और इस पे क्या फर्क पड़ जाता है। ठीक है, वो वहां से आप कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा दोनों दोनों घट जाते हैं, 1/k टाइम्स हो जाता है। ठीक है बेटा। अगला लास्ट क्वेश्चन है इसका, इस वीडियो का। अ कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफेरेड इज चार्ज टू 5 माइक्रोकूलम। आपके पास चार्ज भी गिवन है, 5 माइक्रोकूलम है आपके पास, और बेटा आपके पास जो है कैपेसिटेंस की वैल्यू भी पता है, ये क्यों है, ये आपका C है। C कितना है, 5 माइक्रोफेरेड। ठीक है। और इफ द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट टू रिड्यूस द कैपेसिटेंस टू 2 माइक्रोफेरेड। इस बार क्या काम करा, प्लेटों को जो है बाहर खींच दिया गया है तो आपका जो कैपेसिटेंस है वो कितना रह गया है,
2 माइक्रोफेराड। ठीक है, आपको बताना है हाउ मच इज वर्क डन। तो वर्क का मतलब क्या होता है, वही पोटेंशियल का चेंज निकाल लो, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी का चेंज क्या हो जाएगा, वी फाइनल माइनस का यू इनिशियल। तो यू फाइनल कितना है, वही 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, माइनस यहाँ पे भी आप 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी लगा देंगे। क्यू तो आपका सेम ही है, तो 1 तो क्यू अपॉन 2 तो बाहर आ गया बेटा, ये सी फाइनल वाला लगा दो यहाँ पे, माइनस का इनिशियल वाला लगा दो बस। सी फाइनल पता ही आपका 2 बन गया और ये हो गया आपका 5। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा ये वैल्यू आएगी 3.75 इंटू 10⁻⁻6 जूल, जो कि बेटा आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये थी बच्चे हमारी सेकंड चैप्टर के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज थे, एसएसएन रीजनिंग थे और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस थे। अगली वीडियो जो है 5th चैप्टर की आएगी। तब तक आप जो है इस वीडियो को निपटाओ और ज्यादा से ज्यादा बेटा शेयर करो बच्चों को ना। ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ कि मैक्सिमम जो मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे पीवाई की इस वीडियो मैंने डाली थी वो सारी, और ये जो एमसीक्यूज वाला सीरीज वाला पार्ट है, ये सारे यदि आप कर लेते हैं तो मैं पक्का बोलता हूँ बेटा आपके बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। मोस्ट प्रोबेबली 90 प्लस तो 100 आएंगे ही आएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।